व्याख्यात्मक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है। बी ऑप्शन है, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। या थर्ड ऑप्शन है, एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो एक जीवाणु भोजी विषाणु एक विषाणु होता है जो जीवाणु को संक्रमित करता है, अतः इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। जीवाणु भोज की बात करें तो जीवाणु भोजी केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहने वाला एक विषाणु होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है। टी2 फेज गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य करते हैं। यह हानिकारक जीवाणुओं को मारकर जल को शुद्ध करते हैं, अतः जीवाणु भोजियों का उपयोग गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, यदि माता का रुधिर वर्ग बी हो और पिता का रुधिर वर्ग ए हो तो उनके संतानों में किन किन रुधिर वर्गों के होने की संभावना होती है। फर्स्ट ऑप्शन है बी और ए बी, सेकेंड ऑप्शन है ओ और ए, थर्ड ऑप्शन है ए बी और ओ, और फोर्थ ऑप्शन है ए और बी। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। रक्त वर्ग ए बी और ओ चारों रक्त वर्ग होने की संभावना होती है। रक्त वर्गों की वंशागति का डिटेल अध्ययन करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, जिसमें रुधिर वर्गों की वंशागति का डिटेल अध्ययन किया गया है। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटा जीव या सबसे छोटी कोशिका होती है। क्रमशः ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। माइकोप्लाज्मा गैल्सिकैप्टम, जिसे पीपीएलओ कहते हैं, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 4, दूध को 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके फिर ठंडा करना कहलाता है स्टेरिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, फर्मेंटेशन या पास्चुराइजेशन। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, पास्चुराइजेशन। हम लोग घर में दूध को खराब ना होने के लिए हल्का सा गर्म करके फिर ठंडा कर देते हैं, इसी क्रिया को पास्चुराइजेशन कहते हैं। इस क्रिया द्वारा जीवाणु मर जाते हैं और दूध को लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स होते हैं सूक्ष्म जीवनाशी, जीवाणुनाशी, पीड़कनाशी या शाकनाशी। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये जीवाणुनाशी होते हैं, अर्थात जीवाणु संबंधित रोगों में एंटीबायोटिक्स औषधियों का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किस सन में हुई थी? 4 ऑप्शन है 1909, 1919, 1929 और 1939। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पिजन मिल्क या कबूतर का दूध स्रावित होता है। तो कबूतर से एक दूध की तरह पदार्थ स्रावित होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन है क्राप ग्रंथि से नर व मादा दोनों कबूतरों से, सेकेंड ऑप्शन है कबूतर के दुग्ध ग्रंथि से, थर्ड ऑप्शन है नर के क्राप ग्रंथि से, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्राप ग्रंथि से नर व मादा दोनों कबूतर एक हार्मोन्स
प्रोलैक्टिन स्रावित करते हैं जो बच्चे इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके आँख में पेक्टिन पाया जाता है? ऑप्शन है खरगोश, कबूतर, मेढक या लिजार्ड। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। कबूतर तथा पक्षियों के नेत्र में एक कंघी के समान संरचना होती है जो रंग से संबंधित होती है। पेक्टिन यह इनमें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं का प्रचलन एवं परिपक्वन कहाँ होता है? 4 ऑप्शन है, प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिवृषण, वृषणकोश या शिश्न जिसे पेनिस कहते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अधिवृषण या एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का प्रचलन एवं परिपक्वन होता है। एपिडिडाइमिस ये टेस्टिस या वृषणकोश के ऊपर एक कुंडलित संरचना होती है जिसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। अगला प्रश्न है, वीनस के फूलों की डलियाँ, वेनस फ्लावर बास्केट किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, स्वाइकॉन, यूस्पॉन्जिया, ल्यूकोसोलिनिया या यूप्लेक्टेला। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। यूप्लेक्टेला को वीनस के फूलों की डलिया कहते हैं। इसे जापान में शादी के अवसर पर गिफ्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, केंचुआ जिसे अर्थवर्म कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पास्थुमा होता है, यह एक द्विलिंगी प्राणी होता है, फिर भी पर निषेचन क्यों करता है? द्विलिंगी होने के बावजूद भी 2 केंचुओं को निषेचन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है, दोनों जनांगों के एक साथ परिपक्व होने के कारण, या दोनों जनांगों के अलग अलग समय पर परिपक्व होने के कारण, या थर्ड ऑप्शन है, केवल नर जनांग पूर्ण विकसित होने के कारण, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। केंचुए के दोनों जनांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं जिसके कारण दो केंचुओं को आपस में कॉपुलेशन करने की आवश्यकता होती है और दोनों केंचुए आपस में कॉपुलेशन करते हैं। इनके अलग अलग खंडों में नर और मादा जनन छिद्र होते हैं जो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होती है? ऑप्शन है सिलिका का, सोडियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल होती है जो गुर्दे में ये पाई जाती है और ये इस मार्ग को अवरुद्ध कर देती है जिसे शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 13, मकड़ी या स्पाइडर का उत्सर्जी पदार्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अमोनिया, सेकेंड यूरिक एसिड, थर्ड यूरिया और फोर्थ ग्वानिन। तो यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ ग्वानिन होता है। इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालेमिन, निकोटीन। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। टोकोफेरॉल विटामिन बी ग्रुप का सदस्य नहीं है। विटामिन बी में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 ये कई विटामिन का एक समूह होता है। अगला प्रश्न है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? ऑप्शन है किडनी, फेफड़े, लीवर या आंत्र में। तो अमोनिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यकृत या लीवर में होता है। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। मानव में ऑर्निथिन चक्र के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ यकृत में जाते हैं जहाँ रक्त इनको छानकर
मूत्र का निर्माण कर देता है। प्रश्न संख्या 19, लाइसोजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है आंसू में, पसीने में, लार में या उपरोक्त सभी में। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी में एक विशेष प्रकार का एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है जो आंसू, पसीने और लार तीनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विषैले सर्पों के विषदंत परिवर्तित रूप होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैंडिबुलर टीथ, सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिलरी टीथ, थर्ड है वोमेराइन टीथ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, विषैले सर्पों के विषदंत मैक्सिलरी टीथ के मॉडिफाइड रूप होते हैं और इन दांतों से विष ग्रंथि जुड़ी होती है और इस दांत से होकर विष बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है। तो ऑप्शन है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, जाइगोटीन। अर्धसूत्री विभाजन की जाइगोटीन अवस्था में गुणसूत्र सिनेप्सिस करते हैं। सिनेप्सिस का अर्थ होता है समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनाना। तो समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं। यह सिनेप्सिस प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन उपावस्था में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेल साइकिल या कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम है। ऑप्शन है फर्स्ट यस G1 M G2, बी में है यस G2 G1 M, सी है G1 G2 यस M और डी है G1 यस G2 M। तो कोशिका चक्र का जो सही अनुक्रम होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा, G1 यस G2 और M। जीवन अवस्था ग्रोथ की होती है जिसमें गुणसूत्र बढ़ते हैं। यस में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। G2 में ये माइटोसिस के लिए तैयार हो जाते हैं और जो 5% अवस्था बचती है यम, इसी में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये चारों प्रवस्थाएं पूर्ण होती हैं और कोशिका का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉम्बिक्स मोरी, सेकेंड ऑप्शन है एपिस इंडिका, थर्ड ऑप्शन है मस्का डोमेस्टिका और फोर्थ ऑप्शन है लैसिफर लक्का। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, एपिस इंडिका मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। बॉम्बिक्स मोरी रेशम के कीट का वैज्ञानिक नाम है। मस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है और लैसिफर लक्का लाख के कीट का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न है कॉल्चिसिन समसूत्री विभाजन की किस प्रवस्था को रोक देती है। ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, मेटाफेज अवस्था में कॉल्चिसिन गुणसूत्रों के विभाजन के स्टेप को वहीं रोक देता है। अगर हम नॉर्मल माइटोसिस की बात करें तो मध्य रेखा पर गुणसूत्र आ जाते हैं और ट्रैक्टाइल फाइबर्स इनको दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। लेकिन कॉल्चिसिन का ट्रीट करने के बाद ये स्पंडल फाइबर्स डिलीट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण गुणसूत्र बट नहीं पाते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, कोबरा दंश कोबरा बाइट में रोगी की मृत्यु का कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लाल रुद्राणुओं का विनाश, सेकेंड ऑप्शन है पेशियों का अस्थायी संकुचन, थर्ड ऑप्शन है तंत्रिकाओं का निष्क्रियता, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। जब सर्प बाइट करता है तो ब्लड के माध्यम से ये रक्त स्पेशली ब्रेन के पास ज़्यादा चला जाता है और ब्रेन
की जो तंत्रिका कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं और ये कार्य करना बंद कर देती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न 23 है, पाचन तंत्र में कौन सा स्राव एंजाइम रहित होता है? ऑप्शन है पित्तरस, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा या लार या पैंक्रियाटिक जूस। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। पित्तरस या बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इसके बावजूद भी यह पाचन क्रिया में पित्तरस अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रश्न संख्या 24, अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? रिस्पिरेशन के लिए, मैस्टिकेशन या चबाने के लिए, एक्सक्रीजन या उत्सर्जन के लिए, अथवा रिप्रोडक्शन या प्रजनन के लिए। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। मैस्टिकेशन या चबाने के लिए अरस्तु के लालटेन संबंधित होता है। इकाइनोडर्मेटा वृक्क के जंतुओं में इनके मुख द्वार के निचले ध्रुव पर 5 कठोर दांतों द्वारा ढके संरचना होती है, जो चबाने के लिए उपयोजित होती है, जिसे अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। इसका आकार ग्रीक के प्राचीन समुद्री जहाज़ों की लालटेन से मिलने के कारण इसे अरस्तु की लालटेन नाम से जाना जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है, कौन सी मछली पिंडज या विविपेरस होती है? विविपेरस का मतलब जो बच्चे पैदा करती है। ऑप्शन फर्स्ट है हिप्पोकैम्पस, सेकेंड स्कालियोडान, थर्ड लेबियो या रोहू और फोर्थ है प्रोटोप्टेरस। तो इसका स्कालियोडान ऑप्शन सही होगा। यह मछली भारतीय समुद्र में पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क मछली होती है, जिसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। यह बच्चे पैदा करती है।